हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस ओवरहेड इंसुलेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ओवरहेड इंसुलेटर्स, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइन सपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के हमारे पास लाइन सपोर्ट्स हैं, है ना। उसके अंदर हम लोग ने देखा कि हमारे पास जो वुडन पोल्स होते हैं, जो आरसीसी पोल्स होते हैं, जो स्टील पोल्स हैं और जो स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, बेसिकली स्टील टावर्स, उसके बारे में हम लोग ने जाना था, है ना। तो लाइन सपोर्ट तो ठीक है, लाइन सपोर्ट हमारे कंडक्टर को उसके ऊपर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग उसका ट्रांसमिशन कर पाए। बट इशू क्या होता है कि आपने लाइन सपोर्ट तो दिया, बट आप उसके ऊपर अगर कंडक्टर डायरेक्टली रख दोगे तो करंट को एक पाथ मिल जाएगा फ्लो होने का, है ना। तो आपको चाहिए कि भाई अब मेरे जो लाइन सपोर्ट है और जो मेरा कंडक्टर है उसके बीच में कुछ ना कुछ इंसुलेशन हो, ठीक है। वही जो इंसुलेशन है, वही उसका जो पर्पज है वो कौन फुलफिल करता है, ये फुलफिल करता है हमारा इंसुलेटर। ठीक। तो हमारे पास भाई डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स हैं। ये हमारा ये दिख रहा है, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है। ठीक। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज लेक्चर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी स्टेट के ए या जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट एकेडमी आपके लिए लाया है बहुत ही अच्छा, वेल डिजाइंड कोर्स है आपके लिए, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कहना चाहिए टेक्निकल एंड नॉन टेक पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। किसी भी स्टेट के हों, जैसे बहुत सारे स्टेट में हिंदी भी आ जाती है एग्जाम में, है जैसे कि यूपी बिहार झारखंड तरफ में हिंदी वगैरह भी पूछा जाता है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक। तो ये सभी स्टेट के एई एग्जाम के लिए है, सभी सिलेबस, सभी की हर चीज़, मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में आता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। भले छोटे से छोटा टॉपिक हो, चाहे बड़े से बड़ा टॉपिक हो, आपको हर एक का सब्जेक्ट, हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़रूर आपको ये कोर्स अवेल करना चाहिए। केवल 777 रुपीज़ के एक नॉमिनल से प्राइस में विद वैलिडिटी ऑफ 365 डेज आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और रिसेंट टाइम्स में आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एसएससी जेई की जो 2025 की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन मतलब आने वाला है। और जो उसका एग्ज़ाम डेट है ना, वो एग्ज़ाम डेट हम लोग को एक्चुअली में रिवील कर दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड कैलेंडर 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो आप सभी के पास बीच में, ये हमारे पास अराउंड 5 मंथ्स का टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए, और अब इस 5 मंथ के टाइम को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। सॉरी, 5 मंथ के टाइम को काफ़ी अच्छे से तरीके से आपको यूटिलाइज करनी चाहिए और एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी चाहिए, है ना। एक स्मार्ट वे में आपको प्रिपेयर करना चाहिए, और ये स्मार्ट वे में प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी आपकी हेल्प कर सकता है। और गेट एकेडमी का जो हमारा कोर्स है फॉर एसएससी जेई एस्पिरेंट्स, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यहाँ पे आपके कंप्लीट हैं, केवल और केवल 777 रुपीज़ में विद वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। ठीक है। और जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है उसमें केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स ही एलिजिबल हैं। तो इन तीनों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्स है। सिमिलरली आपको जान रहे हैं कि आरआरबी जेई की वैकेंसी 2024 का एग्जाम तो अभी चल ही रहा है, लेकिन 2025 की भी वैकेंसी आने वाली है। और ये 2025 की वैकेंसी जो रहेगी ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास कि आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करें। तो जैसा आरआरबी जेई का एग्जाम का पैटर्न है, सीबीटी 1 में प्योर नॉन टेक्निकल पार्ट आता है और सीबीटी 2 में प्योर टेक्निकल पार्ट आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग है, मुझे केवल नॉन टेक में ध्यान देने की जरूरत है, तो आप हमारा सीबीटी 1 का कोर्स अवेल कर सकते हैं केवल 499 रुपीज़ में विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर।
अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा CBT 2 मतलब मेरा टेक्निकल पार्ट उतना अच्छा नहीं है, मेरा नॉन टेक्निकल पार्ट काफी अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी इसको एग्जाम को देते हैं, है ना। तो उनके लिए भी हमारे पास कोर्स है केवल और केवल 499 रुपीज में विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। लेकिन अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप CBT 1 प्लस CBT 2 हमारा कोर्स ले सकते हैं केवल और केवल 777 रुपीज में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सभी के लिए हमारे पास कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोर्स को अवेल करने के लिए आपको प्ले स्टोर जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको गेट एकेडमी की ऐप वहाँ से इंस्टॉल करनी है, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन RRB JEE SSC JEE ऑल स्टेट AE एग्जाम्स। ठीक है। उसी ऐप में आपको मिल जाएगी कुछ काम की चीजें। क्या हो गया भाई? ठीक। जैसे कि SSC JEE का जो पेपर होता है उसके अंदर हमारे 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल का, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल का पार्ट आता है, जिसके अंदर की 50 मार्क्स का जो पार्ट होता है वो केवल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है। और ये काफी इजी होता है और ये बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपको क्योंकि मेरिट जो नंबर है वो लाने हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी है ना, वहां से आप जहाँ से आप ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो उसको आपको जरूर फोकस करना चाहिए। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए SSC JEE के पेपर 1 में पूछे जाने वाले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो हमारे पास क्वेश्चंस थे, उसका हम आपको ई बुक यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका कि 2010 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी यहाँ पे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। और जैसा कि ये जो SSC JEE का जो पैटर्न है हमारा, इसके अंदर जो नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है ना, ये हर साल लगभग सेम ही आता है, तो आपको सेम डे के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करनी है, तो हमको आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और वैसा ही हम लोग SSC JEE के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स के लिए ई बुक लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर की हमारे सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज ई बुक हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1, है ना। फ्रॉम 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी के सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे केवल और केवल 222 रुपीज प्लस GST। ठीक है। आगे बढ़ते हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो UPPCL JEE का जो एग्ज़ाम है, जो कि जिसका वैकेंसी कुछ समय में आने वाली है, तो वो UPPCL एग्ज़ाम जो है, वैकेंसी जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो उसका प्रिपरेशन अगर आप सोचोगे कि मैं यार 2-3 मंथ में अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद अगर मैं इसकी तैयारी करूंगा तो मेरा हो जाएगा, तो ये थोड़ी दिक्कत होगा आपको वहाँ पे। तो बेटर है कि आप पहले से अभी से प्रिपेयर रखें। और आपका जो प्रिपरेशन रहेगा, ऐसा नहीं है कि पेपर जो का जो पैटर्न है वो एकदम ही डिफरेंट है, क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो उस वजह से आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम्स आपके यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होंगे, आप इसके साथ साथ UPPCL JEE के एग्जाम के साथ ही साथ आप RRB JEE का एग्जाम, SSC JEE के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। इसी चीज़ों में सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, है ना। तो जो UPPCL JEE का जो हमारा कोर्स है वो केवल और केवल 999 रुपीज़ में है, इंक्लूडिंग GST है। ठीक है। विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। तो ये आप जाकर के गेट एकेडमी के ऐप से अपने आप को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। जस्ट ए मिनट। ओके। बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग देख रहे थे क्या, हमारे ओवरहेड इंसुलेटर, है ना, ओवरहेड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर बेसिकली हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा? मैंने आपको जैसा कि बताया कि हम लोग ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था लाइन सपोर्ट के बारे में पढ़ा, ठीक। तो लाइन सपोर्ट है, मान लो ये मेरा टावर है, ये ग्राउंड है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा केबल यहाँ से क्या है, मेरा एक ट्रांसमिशन लाइन का केबल आया, ये यहाँ से और फिर आगे चला गया टू द नेक्स्ट टावर। यहाँ से जो भी करंट आ रही है, ठीक। हम जानते हैं कि करंट हमेशा क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट, या कहना चाहिए कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो करती है। और क्योंकि ये स्टील का बना रहता है हमारा स्टील स्ट्रक्चर, तो एक स्टील काफी अच्छा गुड कंडक्टर है। और ये ग्राउंडेड है, तो करंट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ये स्टील स्ट्रक्चर के थ्रू होते हुए ग्राउंड हो जाएगी। ठीक। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारी करंट है वो फ्लो कर जाए, क्या बोलते हैं, ये सपोर्ट के थ्रू अर्थ में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इंसुलेटर, है ना। हम यहाँ पे इंसुलेटर प्रोवाइड करेंगे, और ये इंसुलेटर का काम क्या है, वो इनके बीच में क्या बना के रखे, दूरी बना के रखे। ठीक है। तो क्या लिखा है अभी एक बार पढ़ लिया जाए। द ओवरहेड लाइन कंडक्टर शुड बी supported on the poles or towers in such a way that the current from the conductor do not flow to the
अर्थ थ्रू सपोर्ट्स। वही मेरे कहने का मतलब वही था कि आपके जो कंडक्टर जा रहे हैं वो इस तरीके से आपके साथ सपोर्ट में इस तरीके से रहने चाहिए कि आपकी जो करंट है वो अर्थ ना हो जाए। ठीक है, दैट इज लाइन कंडक्टर मस्ट बी प्रॉपरली इंसुलेटेड फ्रॉम दी सपोर्ट। तो जो भी है इसको हम लोग को प्रॉपरली इंसुलेट करना है अपने सपोर्ट से। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सिक्योरिंग लाइन कंडक्टर टू सपोर्ट विद हेल्प ऑफ इंसुलेटर्स। तो ये हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करेंगे, इंसुलेटर प्रोवाइड नेसेसरी इंसुलेशन बिटवीन लाइन कंडक्टर्स एंड सपोर्ट। तो लाइन कंडक्टर और सपोर्ट के बीच में जो जो भी नेसेसरी इंसुलेशन है वो इंसुलेटर हमको प्रोवाइड करता है, और थस ये किसी भी प्रकार के लीकेज को, किसी भी प्रकार के फॉल्ट को क्या करता है, होने से रोकता है। ठीक, तो ये जो इंसुलेटर है इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो इंसुलेटर क्या चीज है और उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक इंसुलेटर के अंदर, एक गुड इंसुलेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो क्या है भाई, पहला चीज तो इसका जो एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो काफी हाई होना चाहिए, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब इसका जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, सेकंड थिंग, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए, कोई भी इंसुलेटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लो परमिटिविटी मतलब ये इसके अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देने, कम मतलब फ्लो होने देने की जो इसकी टेंडेंसी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, तो लो परमिटिविटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो जो वायर जो हमारे कंडक्टर्स के वजह को उसको हम लोग जो बांध के रखते हैं उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से ये टूट सकता है ना। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब कि ये बहुत ही इजीली क्या कर सके, जो उसके अंदर जो भी ये हीट अप हुआ है वो बहुत ही इजीली क्या करे, अपने नियर बाई इन्वायरमेंट में डिसिपेट कर सके। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये किसी भी प्रकार का मॉइस्चर जो है ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है, बिकॉज अगर अब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और जो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएंगे, बहुत ड्रास्टिकली फॉल करेंगे, है ना। ड्रास्टिकली फॉल करेंगे और क्या होगा, हमारा जो इंसुलेशन है वो उसमें पंचर हो जाएगा। इंसुलेशन पंचर होना मतलब फ्लैश ओवर हो जाना उसके ऊपर। ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन इन्फ्लेमेबल दिस मीन्स दैट अगर बाई चांस आपका इंसुलेशन में पंचर हो जाता है, इंसुलेशन पंचर मतलब वो जैसे जैसे टायर पंचर होता है उस टाइप का पंचर नहीं, इंसुलेशन फेलियर को ही हम लोग क्या कहते हैं कि इंसुलेशन का पंचर हो जाना। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपका इंसुलेशन फेल हो जाता है तो वो क्या नहीं होना चाहिए, वो इन्फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए ताकि वो जले नहीं वहाँ। ठीक है, अनअफेक्टेड बाई एसिड्स एंड अल्कलीस, तो जो भी एसिड रेन वगैरह या जहाँ पे भी स्टोरेज कर रहे हैं, जहाँ भी जो वहाँ का नज़दीकी इन्वायरमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये किसी भी टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस है उससे ये इम्यून रहना चाहिए। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो किसी भी प्रकार का जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, या टेम्परेचर चेंज भी होता है तो इसकी इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स के क्या उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज इंसुलेशन मटेरियल्स फॉर ओवरहेड लाइन। तो हम लोग कौन कौन से इंसुलेटर मटेरियल्स यूज कर रहे हैं फॉर ओवरहेड लाइन। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो हमारे पास जो इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो या तो एकदम व्हाइट कलर का दिखता है, ऑफ ऑफ व्हाइट बोल सकते हो आप उसको, या फिर आपको वो ब्राउन कलर का नजर आता है। ठीक है, वो है क्या, वो एक्चुअल में पोर्शलिन है। वो क्या चीज है, और वो है पोर्शलिन, और वो सबसे ज्यादा और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेटर है हमारे यहाँ। ठीक है ना। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह अगर आप ट्रेन पे ट्रेवल करते होंगे और बाहर गांव तरफ दिखेंगे तो आपको ग्लास के वाइट वाइट कलर के, हल्के से ग्रीनिश कलर के, हल्के से ब्लूइश कलर के आपको नजर आएंगे, वो एक्चुअल में किसके, ग्लास के इंसुलेटर्स हैं। फिर स्टेटाइट इंसुलेटर है, और एक स्पेशल कंपोजिट मटेरियल है जो आजकल आपके घर के आसपास भी अगर आपको नजर आता होगा, आप ध्यान दें अगर, तो बहुत सारी जगहों पे तो पिन इंसुलेटर लगा रहता है, बट कई जगहों पे आजकल वो एकदम पतले पतले डिस्क, एकदम पतली पतली छोटी छोटी डिस्क आ गई है ना। वो हमारे क्या है, कंपोजिट मटेरियल के बने हुए हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा एबंडेंटली यूज किया जाने वाला कौन सा है, तो वो है पोर्सिलिन। वो क्या है, पोर्सिलिन। और ये जो पोर्सिलिन मटेरियल है ये तीन चीजों से मिलके बना होता है, विद मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग, दैट इज काओलिन, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। तो ये तीन मटेरियल हैं, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, पोर्सिलिन बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम लोग इसको मिक्स करते हैं, फिर जाके पोर्सिलिन बनता है। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गर, मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर, मतलब ये ग्लास से तो मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर ही है ना।
एंड गिव्स लेस ट्रबल फ्रॉम लीकेज, लीकेज होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। एंड लेस अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आता भी है तो वो जो है ये क्या है, उससे बहुत ही कम इफेक्ट होता है। ठीक है, कौन भाई, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं पोर्सिलीन की अभी, है ना। तो ये पोर्सिलीन बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, वाइडली यूज करते हैं, उस वजह से उसकी बात कर रहे हैं। पोर्सिलीन बनाने के लिए हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसके हम लोग सिलिका यूज कर रहे हैं, फेल्ड्सपार यूज कर रहे हैं, और क्ले यूज कर रहे हैं। तो क्ले 50% रहता है, सिलिका जो रहती है 20% एंड फेल्ड्सपार 30%। ऐसा हम लोग बनाते हैं, इसके कंपोजिशन के हिसाब से, इसके यूज के हिसाब से और यूजर के हिसाब से, जो भी है हमारा इसे कंपोजिशन हम लोग थोड़ा बहुत जो चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बिटवीन 4 से लेके 10 किलो वोल्ट पर के बीच में रहता है ये। ठीक है, ग्लास हैज हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू पोर्सिलीन काफी ज्यादा होता है। बट होता क्या है कि जब भी हम लोग इंसुलेटर बनाते हैं तो इंसुलेटर बहुत ही मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और थोड़े से एक बोलना चाहिए वियर्ड शेप्स के होते हैं। ठीक है, तो जब अगर आप इसको पोर्सिलेन का बना रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप ग्लास मटेरियल का यूज कर रहे हो तो ग्लास मटेरियल यूज करते समय थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्टी आती है उसको कास्ट करने में। ठीक है, और अंदर जो उसके इंटरनल स्ट्रेन पॉइंट्स वहां पे जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जहां से क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवरलोड या जो भी कंडीशन आती है, उस कंडीशन पे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब जो हमारा इंसुलेटर है, वो क्या कर जाएगा, पंचर कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, या इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, इस वजह से जो ग्लास है ना वो काफी कम यूज करते हैं, ऑल्दो अभी भी यूज होता है, जो एकदम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है वहां पे हम लोग ग्लासेस वगैरह का अभी भी यूज कर रहे हैं। ठीक, देन टाइप्स ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस या पावर लाइंस आप कह सकते हो। तो ओवरहेड बट जो कंडक्ट इंसुलेटर्स हमारे पास क्या क्या यूज कर रहे हैं, है ना। फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ पावर लाइंस, पावर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटर इज वेरी एसेंशियल। तो हम लोग जब भी है इंसुलेटर का प्रॉपरली हम लोग को उसको सेलेक्ट करना है। देखिए, ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपने एक एकदम बेस्ट इंसुलेटर ढूंढा कि भाई ये इंसुलेटर 33 kV 40 kV या 132 kV पे वर्क कर रहा है, मैं इसको हर जगह यूज करूंगा। ऐसे करने से दिक्कत क्या होगी, पहली बात तो ये है कि वो जो आपका इंसुलेटर होगा थोड़ा सा बल्की होगा, है ना, बल्की होगा। दूसरी बात ये है कि आप एक 11 kV की लाइन पे आप 132 kV का इंसुलेटर क्यों यूज करोगे, ये आपका रिसोर्सेस का मिस यूज है। ठीक है, इस वजह से आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना होता है इंसुलेटर का कि भैया मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मेरे पास घर जो भी लाइन जा रही है या जो भी ये पावर लाइन है, ये कितने वोल्टेज की है, और उसके अकॉर्डिंग सुटेबली मैं क्या करूंगा, इंसुलेटर सेलेक्ट करूंगा। मैं इंसुलेटर ऐसे भी सेलेक्ट नहीं कर सकता कि 1 kV की लाइन जा रही है तो मैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करूंगा या जो मैं इंसुलेटर यूज करूंगा वो 1 kV का ही यूज करूंगा एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमको, कुछ ना कुछ इसमें मार्जिन रहती है, उसका हम लोग को ध्यान देना रहता है। ठीक, तो ये सब चीजें ठीक है, बट जो मोस्ट कॉमनली टाइप के जो हमारे इंसुलेटर जिनको हमको जानना जरूरी है वो है पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर, ये आप लोग सभी देखे होंगे। सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन और शैकल आप एक ही कह सकते हो, बट ठीक है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम लोग स्टे इंसुलेटर भी जानेंगे, है ना, स्टे इंसुलेटर क्या चीज है, तो इसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहले शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पिन इंसुलेटर से। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए। पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर्स आर मोस्ट प्रॉपरली पॉपुलरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपके घर के पास अभी भी आप निकल के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको पिन टाइप का इंसुलेटर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो हम लोग पिन टाइप के इंसुलेटर यूज करते हैं, ये अप टू 33 kV के वोल्टेज लेवल तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अबाउ 33 kV पिन टाइप इंसुलेटर बनते हैं, बट वो काफी ज्यादा बल्की हो जाते हैं, है ना। तो इन चीज ये इस वजह से हम लोग इसको अब 33 kV यूज नहीं करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, दे आर सिक्योर्ड ऑन द क्रॉस आर्म ऑफ द पोल टू कैरी पावर लाइन। तो ये हमारी अगर पावर लाइन है मैं कहता हूं, तो इस पावर लाइन के ऊपर हमारा क्या रहता है, क्रॉस आर्म लगा रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक, इस क्रॉस आर्म के ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंसुलेटर नजर आएगा। ठीक, यही जो है इंसुलेटर, इसी के ऊपर से क्या होती है, हमारी सामने से वायर आ रही है और इसके आगे वायर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, पिन टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक, तो ये सिक्योर करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन की जो करंट है उसको अर्थ होने से बचाते हैं। देर इज अ ग्रूव ऑन द अपर एंड ऑफ द पिन इंसुलेटर फॉर हाउसिंग द कंडक्टर।
तो ये हमारा जो कंडक्टर है ना, ये देखिए कुछ इस टाइप का नजर आता है, ये हमारा पिन इंसुलेटर है। ठीक, ये पिन इंसुलेटर है, लेकिन ये अपसाइड डाउन है, मतलब किस तरीके से इसको हम लोग इसमें जो पोल है उसके अंदर सिक्योर करते हैं, ये मैं दिखाना चाह रहा था, इस वजह से इसको उल्टा रखा है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो आपको ये इस टाइप का नजर आएगा सामने से, ऊपर से। और ये जो हाउसिंग है ना, ये इसी की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये जो आपका कंडक्टर रहता है, यहीं पे आप अपने कंडक्टर को क्या करते हो, प्लेस करते हो। ठीक, ये कंडक्टर इसके ऊपर रहेगा, और इसी कंडक्टर, क्योंकि हम लोग ए सी एस आर कंडक्टर ही मोस्ट वाइडली यूज करते हैं, तो वो इसी ए सी एस आर कंडक्टर से जो भी हमारे रिलीज्ड कंडक्टर रहते हैं या खराब कंडक्टर रहते हैं, उसमें से हम लोग स्ट्रैंड्स जो निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम के, उसी स्ट्रैंड से इसको इसमें क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको बाइंडिंग करते हैं इस पे। तो आगे जी, क्लियर। तो कंडक्टर वायर इज पास थ्रू द ग्रूव एंड सिक्योर्ड बाय बाइंडिंग द सेम वायर एज ऑफ बाइंडिंग विद सेम वायर एज ऑफ कंडक्टर। वही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग इसकी बाइंडिंग करते हैं, और वो जो बाइंडिंग करने का जो मटेरियल होता है, वो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है जनरली, जो कि मैंने बताया आपको ACSR कंडक्टर का हम यूज करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम का ही बाइंडिंग से ही हम लोग क्या करते हैं, उसको बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ पिन इंसुलेटर यूज्ड यूजुअली ऑफ पोर्सिलिन, पोर्सिलिन के बने रहते हैं, लेकिन आप ग्लास, प्लास्टिक और जो हमारे जो सिंथेटिक मटेरियल्स और हैं उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट वाइडली ये किसका बना होता है, पोर्सिलिन का बना होता है। द पिन insulator are always employed in open air. Proper insulation with raining is also important consideration. तो क्योंकि जो पिन इंसुलेटर रहता है, या फिर हमारा कहना चाहिए कि पूरा का पूरा जो ओवरहेड का सिस्टम है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो चाहे वो ट्रांसमिशन का हो, वो ओपन एयर है। ठीक है, तो ओपन एयर कंडीशन में होगा क्या, बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगे, जैसे कि बारिश वगैरह भी हो सकती है, और बारिश के सिचुएशन में अगर आपका इंसुलेटर लिंक बना दिया कंडक्टर और किसके बीच में, आपके लाइन सपोर्ट के बीच में, तो फिर वही फॉल्ट आ जाएगा। तो वो लिंक नहीं बनना है, उस लिंक को ब्रेक करना है, वो लिंक को ब्रेक करने का काम भी कौन करता है, पिन इंसुलेटर करता है। ठीक है, तो पिन इंसुलेटर के अंदर प्रॉपर उसको क्या कहना चाहिए कि रेन शेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे, अ वेट पिन इंसुलेटर में प्रोवाइड ए पाथ फॉर करंट टू फ्लो टुवर्ड्स द पोल। वही मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे ये एक लिंक बना देगा आपके कंडक्टर से लेकर के आपके कंडक्टर से आपके लाइन सपोर्ट, और लाइन सपोर्ट से होते हुए अर्थ। ठीक, तो ये आपको बचाना है ताकि ऐसा ना हो, और वेट पिन इंसुलेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो ये इशू आएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम पिन इंसुलेटर डिजाइन विद रेन शेड्स। तो ये रेन शेड्स हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिए। ये जो ऐसा आप कह सकते हो जैसे कि ये है, ये देखिए इसका जो डायमीटर है, या कहना चाहिए कि इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके नीचे वाले से। ठीक है, तो वो एक शेड जैसा प्रोवाइड करता है उसको, और लिंक बनाने से रोकता है। क्लियर है। हम्म, ठीक। Beyond operating voltage of 33 kV, पिन इंसुलेटर बिकम टू बल्की एंड अनइकोनॉमिकल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि 33 kV तक के हम लोग पिन इंसुलेटर यूज करते हैं, और पिन इंसुलेटर 33 kV के बाद अगर हमको यूज करना है तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, बल्कि हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। तो इन सब चीजों से ये जो है हमारा पिन इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर तो ठीक है, लेकिन इसका रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया कि भैया 33 kV के अबव यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये बल्कि हो जाएगा। ठीक है, तो पिन इंसुलेटर कौन सा है, ये जो ए है ये पिन इंसुलेटर है, ये बी अगर मैं इसको मार्क करता हूँ ये पिन इंसुलेटर है, और ये जो अगर मैं सी मार्क कर रहा हूँ तो ये मेरा दूसरा टाइप का इंसुलेटर है। बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे होगे जो इसका ये बेस है ये डिफरेंट है, जो इसका डिजाइन है ये डिफरेंट है। ये एक्चुअल में क्या है, तो ये है हमारा पोस्ट इंसुलेटर। तो भाई हम लोग को दिक्कत आई, दिक्कत कहाँ आई, 33 kV के अबव अगर हम लोग बनाते पिन इंसुलेटर को तो बड़ा हो जा रहा था। तो पोस्ट इंसुलेटर आर सिमिलर टू पिन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर पिन इंसुलेटर के सिमिलर है, बट पोस्ट इंसुलेटर आर सुटेबल फॉर हायर वोल्टेज एप्लीकेशन। तो हायर वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हम पोस्ट इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट इंसुलेटर हैव हायर नंबर ऑफ रेन शेड्स, रेन शेड ज्यादा रहते हैं, एंड ग्रेटर हाइट कंपेयर टू पिन इंसुलेटर। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर देखो रेन शेड्स कितना है, एक है, दो है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रेन शेड्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है, ज्यादा है, प्लस इसकी हाइट इसके आपके पिन इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, प्लस इसके अंदर जो बॉटम में और टॉप में क्या रहता है, मेटेलिक मेटेलिक लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है।
वी कैन माउंट दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर ऑन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। आपको हॉरिजॉन्टली यूज करना है आप हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हो, आपको वर्टिकली यूज करना है आप इसको वर्टिकली भी यूज कर सकते हो। ठीक है। द इंसुलेटर इज मेड अप ऑफ वन पीस ऑफ पोर्सिलिन एंड इट हैज क्लैंप अरेंजमेंट एट बोथ टॉप एंड बॉटम एंड फॉर फिक्सिंग। तो ये एक सिंगल पीस ऑफ पोर्सिलिन से बना रहता है ना, एक सिंपल एक पुनः एक सांचे में बना हुआ है। इसके टॉप में इसके बॉटम में क्या रहेगा, क्लैंप अरेंजमेंट रहता है ताकि इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से हम लोग फिक्स कर सके, जो कि आपको यहाँ पे बॉटम में दिख रहा है, टॉप वाला इसमें भी विजिबल नहीं है। ठीक है। इसमें भी एक ग्रुप बनी हुई है और इसी ग्रुप में आपका कंडक्टर आकर के क्या रहेगा, रखा रहेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा पिन इंसुलेटर। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास जो अगला टाइप का इंसुलेटर है, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर या डिस्क इंसुलेटर, वो कैसा है। चलिए, नेक्स्ट इज सस्पेंशन इंसुलेटर। ये सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर आपको ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलेंगे ज्यादा, है ना। As it has already mentioned that above that pin insulator become too bulky and uneconomical beyond 33 kV। 33 kV के अब हम लोग पिन इंसुलेटर का यूज नहीं कर सकते। फॉर वोल्टेजेस हायर देन 33 kV सस्पेंशन इंसुलेटर आर यूज। तो 33 kV तक के आप पिन इंसुलेटर यूज करोगे, 33 kV के अबव जब भी रहेगा तो आपको क्या यूज करना है, सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करना है। तो सस्पेंशन इंसुलेटर बेसिकली है क्या, वो एक कंप्लीट एक सिंगल कहना चाहिए कि वो नहीं है, इंसुलेटर नहीं है। ये नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर को एक साथ एक स्ट्रिंग में लगाते हैं तब हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर बनता है। ठीक है। तो सस्पेंशन इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोर्सिलिन डिस्क, काफी नंबर ऑफ पोर्सिलिन डिस्क कनेक्टेड टू ईच अदर विथ मेटल लिंक्स इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं थ्रू मेटल लिंक्स एट द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ये रहा, जैसे ये हमारा एक इंसुलेटर है जो रेड रेड दिख रहा है, यही हमारे क्या है, इंसुलेटर है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर है, ये हमारे क्या है, लिंक्स हैं, है ना। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इस तरीके से, और ये हमारे लाइन कंडक्टर को होल्ड करके नीचे रखते हैं, ऐसे ऊपर आप नहीं लगा सकते। पिन इंसुलेटर में हो क्या रहा था, पिन इंसुलेटर ऐसा था, हमारा ग्रुप बना था, इसके ऊपर आप अपने कंडक्टर को रख करके इस पे बांध देते थे, है ना। और फिर कंडक्टर आपका यूज हो रहा था। लेकिन अब जब भी आपका यहाँ पे होगा इसकी बात करेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की, तो ये हमारा क्या करेगा, इंसुलेटर ऐसे सस्पेंड रहेगा। ये टावर है, टावर के ऊपर क्या रहेगा, हमारा इंसुलेटर रहता है और नीचे ये इसके ऊपर लटका रहेगा। ठीक है। ओके। लाइन कंडक्टर इज सस्पेंडेड एट द बॉटम एंड ऑफ द सस्पेंशन स्ट्रिंग। तो जो सबसे नीचे वाला जो बॉटम वाला जो हमारा स्ट्रिंग रहता है, जो सबसे बॉटम वाला डिस्क रहता है, उसी से हमारी जो लाइन है वो कनेक्टेड रहती है, विच इज सिक्योर टू क्रॉस आर्म ऑफ द टावर। तो जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, टॉप वाला, वो क्या रहता है, हमारे टावर के क्रॉस आर्म से कनेक्टेड रहता है। सबसे बॉटम वाला किससे कनेक्टेड रहता है, थ्रू अवर लाइन। ईच डिस्क ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग इज डिजाइन फॉर ए लो वोल्टेज। तो हर एक डिस्क सिंगल सिंगल इंडिविजुअली अगर आप एक एक डिस्क की बात करोगे तो वो सभी डिजाइन रहते हैं 11 kV के लिए, है ना। 11 kV, ठीक लिखा है, 11 kV के लिए। और अगर आपका जो कहना चाहिए कि आपकी जो लाइन है, अगर वो 132 kV की है या 66 kV की है या 33 kV की है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वो 11 kV का एक डिस्क है, ऐसा करके 5-6 डिस्क यूज कर लेंगे, 6-7 यूज कर लेंगे, तो 66 kV का आपको इंसुलेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा सस्पेंशन इंसुलेटर बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है और ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर है। तो an insulator made up of high grade wet process like brown green glazed known as disk insulator। तो हम लोग डिस्क इंसुलेटर का यहाँ पे यूज करते हैं। These insulator are used in transmission lines and distribution line। तो इस टाइप के इंसुलेटर जो रहते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किए जाते हैं। The design of these insulator may change depending upon the based on customer requirement। तो जिस टाइप का कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है उस टाइप से हम लोग इसकी डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। एक डिस्क इंसुलेटर कितना 11 kV तक काम कर सकता है, तो नंबर ऑफ हम लोग को डिस्क इंसुलेटर या सेट ऑफ डिस्क इंसुलेटर लगेंगे हायर वोल्टेजेस को बियर अप करने के लिए। ठीक। डिस्क इंसुलेटर क्लासिफाइड इनटू दो टाइप से हम लोग इसको क्लासिफाई किया हुआ है। एक सस्पेंशन इंसुलेटर कह सकते हो आप, एक स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर कह सकते हो। ठीक है। हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर की अभी बात कर रहे हैं। इन सस्पेंशन इंसुलेटर इफ वन ऑफ मोर डिस्क इज डैमेज देन इट कैन बी चेंज्ड
इजीली और सिंपली, मतलब एक स्ट्रिंग बना हुआ है, एक 6-7 का ग्रुप बना हुआ है, उसमें से कोई एक इंसुलेटर पंचर हो जाता है या उसके ऊपर फ्लैश ओवर हो जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं और बाकी का जो इंसुलेटर रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा, है ना। तो ये एक इसमें एडवांटेज मिलता है। Mechanical pressure on the insulator are less due to hanging lines on the elastic suspension string। तो जो मैकेनिकल प्रेशर है, जो मैकेनिकल स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है, बिकॉज अब क्या हो रहा है, अब तो ये आपका जो क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म, ये क्रॉस आर्म के नीचे आपके जो इंसुलेटर्स हैं, ये इंसुलेटर, और सबसे नीचे हमारा आपका क्या है, कंडक्टर। तो इससे क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल जो स्ट्रेस था जो इसके ऊपर, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। This kinds of insulator is used at very high voltage by connecting disk separately। तो हम लोग बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के लिए भी, 132 वोल्टेज 220 वोल्टेज के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बस हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो इंसुलेटर्स हैं उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा एक सिंगल जो सेट है वो डिस्क इंसुलेटर का नजर आता है। ये जो लिंक है, ये जो लिंक है, ये कनेक्ट हो जाएगी अपने अगले डिस्क इंसुलेटर के साथ में। ठीक, आइए अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हो गया या साइकिल टाइप के इंसुलेटर आप कह लीजिए, ये लगभग सेम ही चीज है, बट यूज कहाँ होते हैं, कहीं पे डेड एंड है, डेड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, किसी कॉर्नर में या शार्प कर्व में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल लोड, हाई लोड को ये क्या करता है, बियर करता है। In order to sustain this high tension, strain insulator are used at dead end। तो dead end पे या sharp corner में हम लोग strain type insulator का यूज करते हैं। For high voltage transmission line, strain insulator consist of assembly of suspension insulator। तो काफी ज्यादा जो strain insulator रहते हैं वो जनरली suspension insulator की assembly रहते हैं। In In this case, the suspension insulator is arranged horizontally and the insulator disc are in vertical plane। तो होता क्या है, अभी तक हम लोग ने देखा कि भैया ये टावर है, ये टावर का क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म के नीचे पे हमारा क्या है, डिस्क इंसुलेटर लटका हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरी एच पोल है, ठीक, ये कहीं पे भी मेरा एक एच पोल है, अपन ने इसको कनेक्ट दिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारी जो वायर है, ये नजदीकी टावर से ये सप्लाई आया, ठीक, ठीक है। अब यहाँ से इसको वापस जो नीचे रखा ट्रांसफार्मर है वहां तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा अब इंसुलेटर लगा रहेगा यहाँ पे। यही वो बताना चाह रहा है कि अब इंसुलेटर जो है वो आप केवल वर्टिकली नहीं यूज कर सकते, आप इसको हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हो एज ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, फॉर लाइन वोल्टेज लेस देन 11 kV shackle टाइप insulators आर यूज्ड एज स्ट्रेन इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर में अगर हम लोग जो लोअर वोल्टेज के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो शैकल टाइप इंसुलेटर यूज कर रहे हैं। ये शैकल टाइप के इंसुलेटर ना आपके घरों में भी आपको नजर आ जाएगा। कैसे, आपके घर है भाई, ये आपका घर है मस्त सुंदर सा, है ना, यहाँ बना दिए दरवाजा, यहाँ बना दी खिड़की, बचपन की ड्राइंग, है ना। और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा नजदीकी ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है यहाँ से, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये ट्रांसमिशन लाइन से मैंने सप्लाई ले ली, एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल मैं ले रहा हूँ, ठीक। अब ये मेरे घर पे आएगा, तो जब आपके घर पे आएगा तो डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि आप इसको मीटर में घुसा दोगे। आपके घरों पे पहले के समय में ऐसा शेप का एक वो बना रहता था, काफी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मेटल का रॉड रहता था जो कहीं घर पे बढ़िया से फिक्स रहता था, ठीक। तो और अभी ये चीज है नहीं, बट आपके घर तक जब आप सप्लाई लेके आओगे, इसको खींच के ला रहे हो, तो आप ना एक इस टाइप का इंसुलेटर यूज करोगे। सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर जो है इस टाइप का इंसुलेटर यूज करोगे उसको बांधने के लिए, ठीक है। वो जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, शैकल टाइप के इंसुलेटर रहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आप बात कर लेते हैं शैकल टाइप इंसुलेटर की, ठीक। फॉर लो वोल्टेज जो एप्लीकेशन है वो हम लोग क्या करते हैं, शैकल टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। इसको हम लोग ऑल क्या नाम दे के रखें, स्पूल इंसुलेटर भी नाम दे के रखें। दिस इंसुलेटर कैन बी वर्कड इन टू पोजीशन, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो चाहे आप इसको चाहे तो हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हो, चाहे इसको आप वर्टिकली यूज कर सकते हो। एट प्रेजेंट द यूजेज ऑफ दिस इंसुलेटर
हैज बीन डिक्रीज बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबल यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। तो ये बात सही है। अभी के समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पर जो भी हो रहा है हमारा, ये अंडरग्राउंड केबल से हो, है ना। और जैसे जैसे केबल का यूज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो इंसुलेटर, हमारे जो ओवरहेड इंसुलेटर थे, वो हम लोग यूज करना कम कर रहे हैं। फॉर लो वोल्टेज लाइन शैकल इंसुलेटर आर यूज्ड एज स्ट्रेन इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर का टाइप है ये हमारा शैकल इंसुलेटर। और लो वोल्टेज लाइन अगर 11 केवी से कम की अगर आप बात कर रहे हो, या अप टू 11 केवी की बात कर रहे हो, तो आप वहां पे शैकल इंसुलेटर का यूज कर सकते हो। इट इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय अरेंजिंग इन न्यू इन बिटवीन टावर कंडक्टर्स टू सपोर्ट एंड इंसुलेट। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं बिटवीन टावर और कंडक्टर में, और सपोर्ट और इंसुलेशन के लिए। These insulators are used in overhead transmission line with low and medium voltage। तो लो वोल्टेज के लिए ज्यादा यूज होता है, मीडियम वोल्टेज के लिए तो काफी कम है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का नजर आता है हमारा। कहाँ गया जी, शैकल इंसुलेटर। ठीक है ना, ये रहेगा। यहाँ से आपकी कंडक्टर आएगी, ये पीछे से गोल घुमाते हुए आप यहाँ से इसको क्या करोगे, इस पर टाई अप कर दोगे। तो ये इस टाइप से रहता है। ठीक। और हम लोग लास्ट टाइप का देख लेते हैं। हमारा इंसुलेटर, लास्ट टाइप का इंसुलेटर क्या है हमारे पास, स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर इज अ पोर्सिलिन इंसुलेटर और सिरेमिक गाय स्टेन इंसुलेटर। ठीक है, सिरेमिक गाय स्टेन इंसुलेटर इज an insulator generally used with elongated shape and it is porcelain stray insulator with two transverse holes or slot। देखिए होता क्या है कि किस टाइप का दिखता है, पहले तो आप ये देख लो, ये इस टाइप का नजर आता है। ठीक है, और ये इसके पास एक होल रहता है जहां से ये ऊपर वाला पार्ट कनेक्टेड है, और दूसरा होल यहाँ है जहां से ये नीचे वाला पार्ट कनेक्टेड है, और इनके बीच में कोई भी लिंक नहीं रहती। ठीक, ये क्या रहते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे टावर्स को। ठीक, तो हमारे टावर्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर बाई चांस किसी प्रकार का फॉल्ट होता है और करंट इसमें फ्लो होने लगती है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये सब जो वायर्स रहते हैं, जो सपोर्ट्स रहते हैं, वो वहीं पे लगे रहते हैं, है ना। यहाँ पे टावर ऐसे रहा, ये टावर का सपोर्ट है, यहीं पे इसको गाड़ देते हैं। तो ये है ना, ह्यूमन के टच में, कांटेक्ट में, एनिमल्स के टच में, कांटेक्ट में कहीं ना कहीं आते रहता है। तो ये चीजें ना हो, और अगर हो भी रही है, कोई फॉल्ट आ भी रहा है, तो वो करंट जो है ये फ्लो हो करके हमारे नीचे वाले पार्ट में ना आए। उसके लिए हम लोग स्टे इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्टे इंसुलेटर क्या है, पोर्सिलिन स्टे इंसुलेटर इज मेनली यूज ऑन दी गाय वायर। गाय वायर का हम लोग यूज करते हैं, वो जो वायर जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको गाय वायर कहा जाता है। टू बैलेंस द टेंशन स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो प्रोवाइड द इंसुलेशन। तो वो टेंशन को भी बैलेंस करता है, अपने सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को, प्लस वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। द कलर इज ब्राउन, ग्रे और व्हाइट, जनरली ब्राउन कलर का या व्हाइट कलर का रहता है। ठीक है, for low voltage, the ceramic guy strain insulator is to be insulated from ground at a height। तो एक हाइट पे हम लोग इसको प्रोवाइड कर देते हैं। द सिरेमिक गाय स्ट्रेन इंसुलेटर यूज्ड इन स्ट्रे वायर इज कॉल्ड द स्ट्रे इंसुलेटर। तो जो हम लोग ये गाय स्ट्रेन इंसुलेटर कह रहे हैं, उसको हम लोग, अगर हम लोग स्ट्रे वायर में यूज करते हैं, तो हम लोग उसको स्ट्रे इंसुलेटर कहते हैं। एंड इज यूजुअली ऑफ पोर्सिलिन, पोर्सिलिन मटेरियल का बना रहता है। डिजाइन दैट in case of breakage or insulation of the insulator, the guy wire will not fall to the ground। तो ये इस तरीके से रहता है कि अगर टूट भी जाए तो हमारा गाय वायर क्या रहेगा, जमीन पे नहीं गिरेगा। ठीक है ना, वो इंसुलेटर भी टूट जाएगा तो उसके बीच का जो पोर्सिलिन का जो लिंक है वो टूटेगी बस। ठीक है, बट वो गिरेगा नहीं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता है ना। तो ये था हमारा हमारा कहना चाहिए ओवरहेड इंसुलेटर और इसके टाइप्स। इसके ना कुछ टाइप के टेस्ट भी होते हैं, जो टेस्ट हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं, वो मैं आपको छोटे से एक स्मॉल वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बट लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी स्टेट के AJE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या SSC JEE आने वाली जो जो आ चुकी है वैकेंसी, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम डेट भी आपको मालूम चल चुका है, तो आप केवल और केवल 777 रुपीज के स्मॉल से प्राइस को पे करके एक 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ईच एंड एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। कौन से ब्रांच के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ऑल स्टेट AEE का कोर्स है। साथ में हमारा SSC JEE का भी कोर्स है। और अगर ऑल स्टेट AEE की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पिरेंट्स के लिए भी ऑल स्टेट AEE का कोर्स है हमारे पास। ठीक है, सेकेंड थिंग इज
अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का, तो इसका भी जो कोर्स का प्राइस है केवल 777 रुपीज है। केवल सीबीटी 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 499 रुपीज, केवल सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 499 रुपीज। ओके। सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, टेलीकम्युनिकेशन के हों, अगर वो मैकेनिकल के हों, चाहे वो सिविल के हों। ठीक। देन गेट एकेडमी ने आप सभी के लिए एसएससी जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ई बुक लॉन्च की है, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले एग्जाम में। तो ये इस ई बुक को आप इस ई बुक के अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका एक पूरा संग्रह है, और ये केवल 222 रुपीज प्लस जीएसटी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिमिलरली 222 प्लस जीएसटी के प्राइस में भी आपको इलेक्ट्रिकल का ई बुक मिल सकता है, जिसके अंदर आपके जो प्रीवियस 2007 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर आए हुए हैं, आपके पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, टेक्निकल का पेपर 1, वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसको चीज अवेल कर सकते हो। एंड एट लास्ट, अगर आप यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी जो आने वाली है कुछ समय में उसकी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो आपके लिए केवल और केवल 999 रुपीज का इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है आपको। 999 रुपीज के अंदर आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत सारे पीडीएफ, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज, सब चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, ओनली एट 999 रुपीज। तो आप ये सभी जो हमारे कोर्सेज हैं, इन सब को कोर्सेज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पे जाएंगे, गेट एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां से जाके अपने जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए, ठीक है स्टूडेंट एस्पिरेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे की प्रोसेस, इसके आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, टाटा, जय हिंद।